हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप हैं दीपक साइंस जोन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा, लास्ट हमारा जो लेक्चर था इंग्लिश मीडियम पे वो ये था, हमने पढ़ा था फ्लक्स और फ्लक्स के बाद हमने पढ़ा था सॉलिड एंगल। अब हम थोड़ा सा कुछ आगे जाएंगे। गॉस थ्योरम, एक थ्योरम होता है गॉस थ्योरम। हमने आपको गॉसियन सरफेस के बारे में लास्ट क्लास में बताया था कि गॉसियन सरफेस जो क्लोज सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। और आज हम उसके आगे जाएंगे कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है। एक सॉलिड सरफेस के अंदर अगर कहीं पर चार्ज है, अगर एक सॉलिड सरफेस के अंदर कहीं पर चार्ज है तो गॉस क्या बोलता है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक है। अब गॉस थ्योरम क्या बोलता है, ठीक है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू जो ऊपर है, कहां पर है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। और ये क्लोज सरफेस पर है, किस पर है, क्लोज सरफेस पर, ठीक है। और इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर मेरे को गॉस थ्योरम के लिए क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि, सुनिएगा, जितना फ्लक्स यहां से पास होगा, ठीक है। अगर ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेता हूं, इस पूरे एरिया का छोटा सा एरिया लेता हूं जिसका नॉर्मल है क्या, ds, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये, और इनके बीच कुछ एंगल है, सपोज मान लो वो थीटा है, ठीक है। ये इस छोटे से एरिया का नॉर्मल है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस ये बोलता है कि इस, ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा एरिया, इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पास होंगे, दैट इज अ फ्लक्स, जितने भी फ्लक्स पास होंगे वो phi e इज इक्वल टू होगा q इंटू 1/epsilon0, ठीक है। सुनिएगा, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप इंग्लिश मीडियम वाले अगर नोट्स बना रहे हैं तो ये लिखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस, द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस इज equal to the product of, is equal to the product of 1/epsilon0 and total charge present inside the, and the charge present inside the solid surface, ठीक है। सॉलिड हो या जो भी हो, ठीक है। ये सरफेस कैसा भी हो सकता है, बट ये होना चाहिए क्लोज सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए, वो एक क्लोज सरफेस होना चाहिए, जिसके कारण मुझको क्या निकालना था, फ्लक्स निकालना था, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना है, phi e is equal to q into 1/epsilon0, ठीक है। लेट्स सी। अब यार अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहां पर क्या बन रहा होगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, क्या बन रहा है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस r है तो मैं इसको भी तो r ले सकता हूं। अगर ये जो सरफेस दिख रहा है बहुत छोटा सा सरफेस हो, सरफेस बहुत छोटा सा हो, तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस एंड दिस, तो इसको भी मैं r, इसको भी मैं r ले सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। चलो यहां से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स पासेस थ्रू सरफेस ऑफ पॉइंट ओ, ये देखो पॉइंट पी, सरफेस ऑफ पॉइंट पी, phi e इक्वल टू क्या बोल देंगे हम लोग, e डॉट ds cos ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हमने पढ़ा था ना, फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है, phi e इक्वल टू e डॉट ds cos ऑफ थीटा। अब सुनिएगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिएगा इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज 1/4π q upon r of square, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन 1 में पुट अप कीजिए, देखिए क्या मिलता है। phi e इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोलिएगा 1/4π q upon r square multiplied by ds cos of थीटा, कोई दिक्कत। सो phi e is equals to 1/4π q को अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, q को अगर मैं कहां पर ले लिया, यहां पर ले लिया, और मैं इसको अगर ऐसा लिखूं ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, आपको पता है ये क्या होता है, यही तो होता है सॉलिड एंगल। ये क्या है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, सॉलिड एंगल। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं d ओमेगा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d ओमेगा से। सो d ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। इस d ओमेगा की वैल्यू यहां पुट अप करूं, ध्यान दीजिएगा क्या करने जा रहे हैं हम, कि phi e is equals to q by 4π और ये हो जाएगा d ओमेगा। और आपको मालूम होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हर एक गॉसियन सरफेस के लिए, हर एक गॉसियन सरफेस के लिए d ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 4π, कितनी हो जाएगी, 4π। वैल्यू पुट अप कीजिएगा, सो phi e is equals to q by 4π, ठीक है, इनटू 4π, फाइनली वी हैव q by epsilon0, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, phi e इक्वल्स टू q by epsilon0, यही तो प्रूफ करना था। इट मींस गॉस थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये कोई क्लोज सरफेस है बेटा, ठीक है, तो इस चार्ज के कारण, इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, इसके कारण जितने भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन यहां से निकल रहे होंगे ना,
किससे, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दैट, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो सारे क्या होंगे, ये जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ टाइम। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था जो गॉस बोलता है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट एंड द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। क्लियर है अब आपको? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया गॉस थ्योरम। ठीक है, अब सुनिएगा, जिस तरीके से कूलम्ब्स के लॉ को यूज करके, कूलम के लॉ को हमने यूज किया, फिर उसको एक पॉइंट चार्ज के लिए निकाला और हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम प्रूफ किया था, वैसा ही अब गॉस थ्योरम से हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स के लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। नाउ लेट्स सी, हेडिंग है प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। चलिए अब ये देख लेते हैं, प्रूफ ऑफ कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। देखिए बेटा बहुत इजी है, फिजिक्स के साथ प्यार करो यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, क्लियर हो जाएगा सब चीजें। सो कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, या आप इसको प्रूफ भी लिख सकते हैं, लिख लिए, जो लिखना लिख लिए। ठीक है, लेकिन हमको भी क्या करना है, कूलम्ब्स लॉ को लेकर के गॉस का थ्योरम हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यार अगर हमको क्या करना है, सॉरी गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, तो हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम को लेने के लिए सबसे पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया। ठीक है, पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज लिया है। ठीक है, ये पॉइंट O प्लस Q। ठीक है, अब इससे r डिस्टेंस पर हमने क्या कर लिया, एक क्लोज सरफेस डिजाइन कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमको गॉस थ्योरम तो इसी पर लगाना था। ठीक है, ओके, चलो यहां तक समझ आ गया। अब हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से क्या करेंगे, इनफाइनाइट से इस Q नॉट को उठा करके यहाँ पर लाते हैं बेटा, Q नॉट को उठा करके यहाँ पर लाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, प्रूफ करना था फाई। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फाई इसको हो जाएगा, सॉरी फ्लक्स की बात बोलता हूं, अगर इस पॉइंट चार्ज करंट यहाँ पर एक पॉइंट P है सपोज, ठीक है, मैंने R को रेडियस लेकर के क्या किया, क्लोज सरफेस डिजाइन किया, इस प्लस Q चार्ज के कारण जो O पर प्रेजेंट है उसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज बोलिएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ऑफ स्क्वायर, Q अपॉन R ऑफ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत है किसी को? तो इस चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि जायज था, हमने लगा दिया। सेकेंड थिंग, जब इस चार्ज का खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पॉइंट चार्ज के कारण हुआ, इस चार्ज का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिस पर कौन आ रहा था, Q नॉट। इनफाइनाइट में जो Q नॉट था, जब वो यहाँ पर इंटर करेगा तो ये इसको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा। कैसे करेगा, बिकॉज E इसको क्या होता था, F अपॉन Q नॉट, इसको क्या होता था, F अपॉन Q नॉट होता था बेटा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, E इसको F अपॉन Q नॉट। तो फोर्स कितना हो गया, जो इनफाइनाइट में रहने वाला एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था जो कि इनफाइनाइट में था, जब वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया इस गॉसियन सरफेस के आसपास, तो कितना फोर्स वो ऑब्जर्व किया, जो फोर्स ऑब्जर्व किया वो ये था, F इक्वल्स टू E मल्टीप्लाइड बाय Q नॉट। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 की वैल्यू उठा करके 2 पे पुट अप करो, देखो क्या मिलता है। सो F इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, अभी निकाला हमने क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R ऑफ स्क्वायर इनटू Q नॉट। मिल गया, कूलम्ब्स लॉ यही तो था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही था कि हमने क्या किया, कहां से लिया, हमने लिया कूलम्ब्स लॉ, सॉरी हमने कहां से लिया, गॉस थ्योरम को यूज करके कूलम्ब्स लॉ को हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो यही है, ठीक है, गॉस लॉ, कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो पूरे स्टेटमेंट के साथ आप लिखिएगा, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस R, वी आर टेकिंग अ सॉलिड सरफेस, ठीक है, जो कि गॉसियन सरफेस कहलाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। जैसा कि हमने क्या पढ़ा, पहले पॉइंट चार्ज पढ़ा, फिर उस पर ऑपरेशन किए, उसके एप्लीकेशंस पे गए, है ना, गए ना, उसके एप्लीकेशन से। वैसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, जो गॉस लॉ था, गॉस लॉ को यूज करेंगे और उसके एप्लीकेशंस बनाएंगे कि क्या क्या हो सकता है, कि गॉस लॉ को यूज करके किसी चार्ज शीट पर, किसी सरफेस पर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आइए अब क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लिसन, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है,
तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंदर पहला जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग वायर। क्या पढ़ने वाले अपन अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट, जो यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है, यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, चार्ज रॉड भी लिख सकते हो, ठीक है, रॉड लिख लो या वायर लिख लो, ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड और वायर, ठीक। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। कैसा है? यूनिफॉर्मली जो चार्ज है, प्लस क्यू से, लाइक दैट। आप सबको दिख रहा है? लेकिन बात यहां पर अटका यार कि गॉस थ्योरम तो हमेशा क्लोज सरफेस पर अप्लाई होता है। गॉस थ्योरम क्या होता है? हमेशा एक क्लोज सरफेस पर अप्लाई होता है। और यहां पर ये रॉड कैसा दिख रहा है? ये क्लोज सरफेस तो नहीं है, इट इज अ रॉड ना, तार हो सकता है, रॉड हो सकता है, कंडक्टिंग रॉड है जिस पर जो प्लस क्यू चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसके कारण हमको क्या करना है? निकालना है। तो हमने क्या किया, इसे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, जिस पर हमने क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन यहाँ पर आके साइंटिस्ट बोले कि यार ये तो गॉस थ्योरम अपने को इसको अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। और गॉस थ्योरम कब अप्लाई होता है? जब सरफेस क्लोज होगा। बट यहाँ पर सरफेस क्लोज नहीं था। तब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन। व्हाट कंस्ट्रक्शन? लेट्स सी। हम इस आर डिस्टेंस को रेडियस दे करके एक क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सिलेंडर को डिजाइन कर देंगे। किसको डिजाइन करेंगे? सिलेंडर को डिजाइन किया। चलो हमने कर लिया सिलेंडर को डिजाइन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? होगा भी नहीं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने सिलेंडर डिजाइन किया, ठीक है, अब ये क्लोज सरफेस बन गया। अब क्या बन गया? ये एक क्लोज सरफेस बन गया बेटा। अब यहां पर ना 3 सरफेस एरिया मिलेंगे। एक तो आपको ये ऊपर का सरफेस एरिया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ठीक है। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस पॉइंट पी पर, ठीक है, जिसका नॉर्मल ds1 डाउनवर्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहां से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द ds1 इट विल बी 0, ठीक है। एंड फिर से आते हैं यार इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ds2, ये एरिया नीचे वाले भी क्या होंगे? सर्कुलर एरिया। 2-3 हमको एरिया मिल रहे हैं, 2 अपर एंड लोअर सर्कुलर एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अपर एंड लोअर का सर्कुलर एरिया और नीचे का कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर क्या हो रहा है? ds2 और e के बीच के अंदर फिर से क्या हो रहा है? दैट इज अ नॉर्मल ऑफ द एरिया, ये भी नॉर्मल था। और नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा? वहां से फ्लक्स हो जाएगा 0। हमारे पास फाइनली बचा बेटा कर्व सरफेस एरिया। क्या बचा हमारे पास? कर्व सरफेस एरिया। और इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, इसका नॉर्मल इसके साथ क्या होगा? ds3 क्या होगा? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अब हमको यहां से मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। याद रखिए, इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू कितना है? Q/L। और इस सिलेंडर का लेंथ हमने कितना लिया है? स्मॉल l। सिलेंडर का लेंथ कितना लिया हमने? स्मॉल l। अब हम लगाएंगे क्या? गॉस थ्योरम। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चीजें देखिए, अब क्या क्या हम लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि S3 से पास होने वाला, ठीक है, phi e passes through S3 is, है ना, क्योंकि बाकी से तो नहीं होगा फ्लक्स पास, वहां से फ्लक्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सो फाई ई इसको हम लोग क्या लिखेंगे? E डॉट ds cos ऑफ 0, ठीक है। पहले थीटा लिखते हैं यार, बिकॉज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बेटा, दोनों पैरेलल हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग? E डॉट ds3, क्योंकि हम लोग 3 के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं? ds3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लास 10 फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? बोलिएगा। E डॉट 2 पाई RL, यही तो होता है क्या? एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है phi E इक्वल टू E डॉट 2 पाई RL। इक्वेशन नंबर 1। बट हमको ये भी मालूम है कि फ्लक्स phi E इक्वल टू क्या होता है? Q/L
एप्सिलॉन नॉट। कौन बोला? गॉसू। गॉसू को जानते हो? गॉस थ्योरम अभी आपने पढ़ा था, अभी जस्ट आपने पढ़ा, ठीक है। गॉस क्या बोलता है? फाई इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करें? अब क्या करना है बेटा? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को इक्वेट कर दो यार एंड गेट योर आंसर। हाउ? लेट्स सी, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन व्हाट वी हैव, e डॉट 2 पाई rl इक्वल्स टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसके पहले क्या मुझे मालूम है इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना था? लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन l। लैम्डा इक्वल्स टू q अपॉन l। अब क्या करते हैं, बिकॉज़ लैम्डा इक्वल्स टू था q बाई l, तो q इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा l। क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू l। इस q की वैल्यू उठा करके यहां पर हम पुट अप करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन प्लेस ऑफ इक्वेशन नंबर 3। सी अब देखो क्या मिल रहा है, e डॉट 2 पाई r l, यहां पर मिल गया आपको लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट l l कैंसिल। सो व्हाट वी हैव, e इक्वल्स टू क्या जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन, क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रेट ही रखो, जरूरी नहीं है कि आप क्या रखो, स्ट्रेट रखो, बस लेंथ होना चाहिए यार, ठीक है उसमें। सो e इक्वल्स टू, ठीक है, e इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। स्ट्रेट का मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सा बैंड, थोड़ा सा कर्व शेप चल जाएगा, थोड़ा सा कर्व शेप चल जाएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। एक स्ट्रेट तार के लिए निकालोगे तो थोड़ा कुछ अलग होगा, थोड़ा सा कर्व के लिए निकालोगे तो थोड़ा कुछ होगा, पूरे सब कंप्लीट रिंग के लिए निकालोगे तो थोड़ा सा अलग होगा, एंड सो ऑन। सो e इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया? लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। और यही है किसके लिए? एक स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज तार रॉड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। आईएमपी है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, होम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कंपटीशन, ठीक है। आई एम इरेजिंग ना, आप इसको पॉज करके उतार लीजिएगा। तो ये हो गया बेटा आपका गॉस थ्योरम यूजिंग, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम। अब सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। किस पर आते हैं? सेकंड एप्लीकेशन पे। अब किसके कारण निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, कैसा है, लाइक कुछ समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये आपके पास एक प्लेन शीट है, क्या है ये? प्लेन शीट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एक प्लेन शीट है, ठीक। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज, लाइक दैट, ओके। सपोज ये प्लस क्यू से चार्ज है और साइंटिस्ट लोग को टास्क मिल गया कि यार इसके कारण आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कैसे करेंगे? अब तो फंस गए, क्योंकि ये भी गॉसियन सरफेस नहीं है, इट इज नॉट अ गॉसियन सरफेस ना। अब हम क्या करते हैं, चलो, केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेट, चार्ज प्लेट, नॉट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, नॉट कंडक्टिंग चार्ज प्लेट, ठीक है। अब क्या करना है? सबसे पहले अपन यहाँ प्लेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? प्लेट सी, इट इज अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट ए बी सी डी, ठीक है। आपको ये मालूम है कि इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या है इस पर? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक दैट, है ना। ये प्लस चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब हमको मालूम है यार, इसके सेंटर से अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इधर भी निकल रहा होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हाउ? समथिंग लाइक दैट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा और इधर भी, अगर ये प्लेट है तो इधर भी और इधर भी, दोनों साइड से क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं, इससे r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P को एज्यूम कर लेते हैं। पर यार ये तो गॉसियन सरफेस नहीं है, इट इज अ प्लेट ना, इट इज अ प्लेट। हम क्या करते हैं, r डिस्टेंस को एक्सिस लेकर के दोनों साइड हम एक सिलेंडर डिजाइन कर रहे हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर डिजाइन कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, r डिस्टेंस पर दोनों साइड से क्या कर लिया? एक सिलेंडर डिजाइन कर लिया, ओके, ठीक है। जो इधर से दिख रहा है 3D डायग्राम बनाया हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर ना सुनिएगा, इसकी बात करें, यहां पर भी हमको 3 सरफेस मिल रहे हैं, एक इधर और एक इधर। साइंटिस्टों को ये नहीं मालूम था कि इधर निकालना है किधर। टास्क बोला गया कि केवल आपको एक चार्ज
नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब वो तो फंस गया, लेफ्ट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब सोचें तो उन्होंने क्या किया, दोनों साइड निकाला। अब हम देखते हैं हमको तीन सरफेस मिल रहा है। पहला तो ये वाला, ठीक है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसा निकालेंगे जिसका नॉर्मल भी क्या है ds, उसके साथ पैरेलल हो गया। सिमिलरली इधर भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E और उसका नॉर्मल ds, ठीक है, और ये एरिया विल बी इक्वल टू ये एरिया इक्वल टू ये एरिया, है ना। दोनों साइड निकालना था। मान लो इसका एरिया कितना है a, इधर के प्लेट का सर्कुलर एरिया कितना है a, इस पर एरिया चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a। अगर इस प्लेट का ओवरऑल एरिया a है ना, ओवरऑल एरिया अगर हम a है जिस पे हम स्मॉल एरिया को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, या अगर कर्व सरफेस की बात करूं, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कर्व सरफेस की बात करूं, मैं यहां पर बना रहा हूं डायग्राम, ठीक है, इस कर्व सरफेस के कारण इसका जो नॉर्मल हो गया ds नीचे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये कर्व सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसका नॉर्मल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिख रहा है भैया आपको, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कर्व सरफेस है तो उसका नॉर्मल इसके साथ 90 डिग्री बनाया, तो यहां से कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स विल बी जीरो, कंप्लीट जीरो हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स। क्यों? क्योंकि इनके नॉर्मल्स आपस में कैसे हैं बेटा, पैरेलल हैं, आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। चलो कैसे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको मालूम है कि phi e is equals to e dot ds cos of theta because theta equal to 0 डिग्री, ठीक है। अब phi e is equals to e dot ds, e ds की जगह में a वन टाइम्स फिर अगेन a। अब आप बोलोगे सर आपने दो बार क्यों लिया, सुनो बेटा, ds मतलब एरिया, ds मतलब यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, इस एरिया के लिए ले रहा हूँ, वो तो नॉर्मल था, बट ये ds किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। और एरिया क्या है, उधर भी है इधर भी है, हम दोनों साइड निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमको टास्क में ये नहीं बोला है कि लेफ्ट निकालना है कि राइट निकालना है। सो ओवरऑल कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ EA, इक्वेशन नंबर 1। बट अगेन गॉस क्या बोलता है, हमको गॉस का थ्योरम तो यूज करना है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को इक्वेट करते हैं बेटा। सो 2 टाइम्स ऑफ EA इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q बाई एप्सिलॉन नॉट। बट इस पूरे कंप्लीट प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा बेटा, q इज इक्वल टू sigma into a, putting all this value here, so 2EA is equals to क्या मिल गया, sigma a upon epsilon naught, a और a cancel, finally we have E is equals to sigma by 2 epsilon naught। और यही होता है एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण, किसके कारण, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है सबको? ध्यान से देखिएगा, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट था जिसके कारण हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E is equals to sigma by 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इजी बेटा, डरने वाला बात नहीं है, बस पढ़िए आराम से। अब सुनिएगा, इस फॉर्मूले को हम कभी कभी इस तरीके से लेते हैं, हियर 2 इज कांस्टेंट, वी कैन टेक इन प्लेस ऑफ 2 k एंड k इज आल्सो कांस्टेंट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। सो ये क्लियर हो गया, ये फंडा क्लियर है भैया आपको कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट लिया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने कितना निकाला, इसको तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेस करता हूं, ये तो था नॉन कंडक्टिंग के लिए। अगर बात करें कंडक्टिंग प्लेट की, किसके कारण, किसके लिए निकाले, कंडक्टिंग प्लेट की। ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये कंपटीशन के लिए स्पेशली है, भले इसको बोर्ड वगैरह में प्रायोरिटी ना दिया जाए, बट ये जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट टाइम पे अब जो बताने वाला हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज प्लेट। लेट्स सी, ये एक चार्ज प्लेट है कंडक्टिंग, यार ये रॉड नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसा बना दूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये मैं थोड़ा सा चौड़ा नहीं, ब्रॉड नहीं, थिन एक प्लेट लिया हूं जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये फेस ए और ये फेस बी, ठीक। फेस ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, फेस बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर। तो EA हम क्या बोलेंगे, अभी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाला ना, क्या निकाला, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑब्वियस सी बात है इतना ही होगा EA। इधर क्या होगा, अगर बी फेस के लिए निकालूं तो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा सर, ठीक है, ओके। अब टोटल क्या हो जाएगा, अगर मैं ओवरऑल निकालूं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, सॉरी E निकालता हूं, ओवरऑल E, रिजल्टेंट E, दैट इज EA प्लस ऑफ EB,
यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है सब? ओके जी। हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कंडक्टिंग प्लेट है, बार बार कह रहा हूँ। इसके पहले केस में आपने किसके लिए पढ़ा था? नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए, ठीक है। अब ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो ओवरऑल हमको क्या मिल जाएगा? ट्वाइस ऑफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 और 2 कैंसिल। फाइनली our appropriate answer is is equals to sigma upon एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल दिया? एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया कंडक्टिंग प्लेट के लिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टिंग प्लेट के लिए। क्या एक और चीज हो सकता है क्या? कैसा एक और चीज? ये क्लियर है अब आपको? आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझको, नाउ फोर्थ केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब यार अब क्या करेंगे, सुनिएगा कैसा अपोजिट चार्ज बोल रहा है। लेट्स सी, ये एक प्लेट हो गया प्लेट ए, ठीक है, और ये एक प्लेट हो गया प्लेट बी। ओके, ए एंड बी। देखो ये प्लस चार्ज से चार्ज है और ये माइनस चार्ज से चार्ज है। इसको बताने से पहले याद रखिएगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और खत्म कहां पर होता है? नेगेटिव चार्ज में आकर के खत्म होता है। कंसेप्ट क्लियर है? अभी देखिएगा फंडा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। दो केस हो सकते हैं, या तो पॉइंट पी अंदर होगा या तो पॉइंट पी बाहर होगा। चलो पहले पॉइंट पी को मैं अंदर एज्यूम कर रहा हूं, बाहर की बात तो बाद में देखेंगे। या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में होगा। फंडा क्लियर है? मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा। अगर पॉइंट पी अंदर है और पॉइंट पी बाहर है, पहला केस व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड, केस 1 व्हेन पॉइंट पी इनसाइड प्लेट, इनसाइड बोथ द प्लेट, ठीक है। ए जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, ए जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा वो होगा ई ए, ठीक है। क्या होगा? ई ए। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन देखिएगा ना, बिल्कुल ये एरो का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि प्लस साइन, प्लस से क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। वैसा ही सुनिएगा, अभी माइनस पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन आकर के खत्म होती है। तो माइनस प्लेट के कारण, प्लेट बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? भी कैसा होगा? देखो डायग्राम देखिएगा, ई बी। और अगर इसके पांच पर है तो पी पर दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक ई ए के कारण और एक ई बी के कारण। कंसेप्ट क्लियर है? देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन माइनस पर आके खत्म होता है। आप ये मत कर दीजिएगा कि आपने एरो ऐसा ले लिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ई ए एंड ई बी, ई ए के कारण पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। सो ई ए हो गया अपने पास, प्लेट ए के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही ई बी क्या हो गया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल ई क्या हो जाएगा बोलिएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ओवरऑल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया जब पॉइंट पी इन दोनों प्लेट के अंदर था। कैसा था? इन दोनों प्लेट्स के अंदर। बात समझ आ रहा है? जब पॉइंट पी इन दोनों प्लेट के अंदर था तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इसी के डायरेक्शन में जाएगा, ए टू बी, ठीक है। ई ए बी कैसा लग रहा है? ई ये भी ए से बी वेक्टर के डायरेक्शन में, ई बी भी कैसा लग रहा है? ए से बी वेक्टर के डायरेक्शन में। जब मैंने दोनों को ऐड किया, ऐड करने से क्या मिल गया मुझको? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बारी आती बेटा पॉइंट पी पर। अब ये बाहर है, सुनिएगा। ई ए, ये पॉइंट पी जब मैंने बाहर लिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट पी जब मैंने बाहर लिया तो प्लस के कारण डायरेक्शन देखिएगा, है ना। ये डायरेक्शन हो गया ई ए का, जो किधर जा रहा है? ए टू बी, वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में, ई ए जो लगा। हाँ, अब बारी आती है जब ये पॉइंट पी कहां था? बाहर था। पॉइंट पी कहां था? बाहर था। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगा रहा होगा? माइनस चार्ज से क्या हो रहा है? माइनस चार्ज पर आकर खत्म होता है। माइनस चार्ज पर आकर के खत्म होता है कौन? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। माइनस चार्ज पर आकर क्या होता है? खत्म हो जाता है ना। तो मैं कैसे बनूंगा? एरो का डायरेक्शन कैसे बनेगा? आउटवर्ड की इनवर्ड? सोचिए 2 मिनट। इस पर माइनस पर आकर खत्म हुआ ना, इस पर माइनस पर आकर खत्म हुआ। तो अगर पॉइंट पी बाहर था, ए ने ऐसा लगाया, बी कैसा लगाएगा? सोचिएगा, कहां पर खत्म हो रहा है? ये मैं भी बाहर रखा हूं,
बिकॉज माई पॉइंट पी इज आउटसाइड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन अगर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा होगा, अगर बाहर का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो देखो ये जो पॉइंट पी था, ये जो पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में है, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आकर के इस प्लेट पर घुस रहा होगा, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो चूंकि अभी मैं अंदर से नहीं लूंगा, मेरी बात मत ऐसा मत समझिएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं बना रहे, बेटा अभी पॉइंट पी बाहर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ऐसे आए अलोंग द, अभी निकाल रहा हूं मैं बी के कारण, अलोंग कैसे हो जाएगा बी ए, डायरेक्शन कैसे होगा प्लेट बी से ए की तरफ, प्लेट बी से ए की तरफ। अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है जो बाहर, ये पॉइंट है पी जो कहां पर है भी बाहर है, कहां पर है भी बाहर है, ठीक है। सी ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, अगर ये पॉइंट पी बाहर था बेटा, अगर ये पॉइंट पी बाहर था तो प्लेट ई माइनस चार्ज पर आकर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन खत्म होती है, तो बाहर कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो कैसा जा रहा है बी से ए की तरफ, बी मतलब डायरेक्शन क्या हो गया, ए बी के अपोजिट है कि नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो अपोजिट हुआ, ध्यान दीजिएगा। तब मैं क्या बोलता हूं, ई ए इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी, इसका डायरेक्शन दोनों का, इन दोनों का डायरेक्शन, पहले केस में दोनों का डायरेक्शन सेम था, इस केस में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तब हम क्या बोलेंगे कि ई इक्वल्स टू, बोलिएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू व्हाट वी हैव 0, ठीक है। इट मीन अगर दो अपोजिट चार्ज प्लेट हैं, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, अगर वो दोनों प्लेट के बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, चाहे मैं इधर निकालूं चाहे मैं इधर निकालूं, लेकिन अंदर में है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो कैसा था, कैसा आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बेटा आज हम यहाँ पर यहाँ तक अपनी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, सुनिएगा मुझे कमेंट चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देखने को कम मिल रहे हैं, अगर आपको कोई लेक्चर समझ नहीं आता तो मैं फिर से उसको क्या करूंगा, अपलोड करूंगा, कि फिर से रिवीजन यार और बैक करके उसको मैं टाइटल बना करके डालूंगा। आज के टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे समझ आए कि मैं कहां पर मिस्टेक कर रहा हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से और भी मैं एक्सप्रेशन समझा सकूं, ठीक है। तो हम रहे दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।